हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और आज हम बात करेंगे सीबीएसई न्यू पैटर्न एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि पूरे एनसीईआरटी बेस्ड होने वाले हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होने वाले हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की हम आज बात करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो से पूरा प्रॉफिट चाहिए, पूरा लाभ लेना है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स वर मेनली ड्राइवन इन यूरोप आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में कैसी सरकारें थी। आपको विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, कंजर्वेटिव या फिर रूढ़िवादी, लिबरल या फिर उदारवादी, फेडरल या फिर संघवादी, या फ्यूडल या फिर सामंतवादी। तो दोस्तों, कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी ऐसी सरकारें यूरोप में नेपोलियन की हार के बाद आ गई थी, और ये 1815 में नेपोलियन की हार हुई थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से वॉर में नेपोलियन की हार हुई थी। आपको उसको नीचे कमेंट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इन विच कंट्री द फर्स्ट लिबरलिस्ट अपहीवल टेक प्लेस इन जुलाई 1830। सबसे पहली उदारवादी क्रांति किस देश में जुलाई 1830 में हुई। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर इटली। तो दोस्तों, सबसे पहले फ्रांस में नेपोलियन की हार के बाद पहला लिबरलिस्ट अपहीवल या फिर उदारवादी क्रांति हुई थी। तो फ्रांस की राजधानी क्या है, वो आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन 1815, 1832, 1816 या 1817। तो दोस्तों, वियना की संधि, वियना कौन से देश में, और ऑस्ट्रिया देश में है, और ऑस्ट्रिया से हमारा हिटलर भी था। तो 1815, 1832, 1816 या 1817, इनमें से कौन से सालों में हमारा वियना की संधि पर साइन किए गए थे। तो दोस्तों, 1815 में जिस वर्ष नेपोलियन की हार हुई थी, उसी वर्ष हमारे वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे ऑस्ट्रिया में। तो अब चौथा प्रश्न है, कांग्रेस ऑफ वियना वाज होस्टेड बाय। वियना संधि की मेजबानी किसने की थी। नेपोलियन, मैटरनिक, बिस्मार्क या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, मैटरनिक, जो कि तब ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री थे, वहाँ के चांसलर थे, उन्होंने कांग्रेस ऑफ वियना को होस्ट किया था, वियना संधि की मेजबानी की थी। तो ये आपको याद रखना है। मैटरनिक इस सही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस इन 1821, 1832, 1807 और 1817। तो दोस्तों, ग्रीस एक ऐसा देश है, ग्रीक, जिसकी बहुत प्राचीन भाषा है ग्रीक भाषा, और यहाँ पर बहुत सारे ग्रीक लोग रहा करते थे, तो उनके लिए एक अलग देश 1832 में बना ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज। तो दोस्तों, 1832 में एक ट्रीटी हुई थी, कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी, जो कि 1832 में ग्रीस बना और बाकी देश भी बने। अगला प्रश्न है, द आइडिया ऑफ ला पैट्रिए मीन्स। ला पैट्रिए विचार का क्या अर्थ है। मदरलैंड, फादरलैंड, सिटीजन्स या मोनार्की। तो दोस्तों, मातृभूमि, पितृभूमि, नागरिक या फिर राजशाही, या फिर एक तंत्र। तो दोस्तों, ला पैट्रिए, तो यहाँ पर पैट्रिए रेफर कर रहा है फादर को पैट्री रेफर कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फादरलैंड या फिर पितृभूमि। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइंड इन। कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। 1835, 1735, 1834 या फिर 1832। तो दोस्तों, 1832 में जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल थी, उस पर हस्ताक्षर किए गए थे कई देशों के बारे में, उनके राजाओं के द्वारा। तो इससे जो ग्रीक था, उनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। द फेमस इटालियन रिवोल्यूशनरी गियोसेप्पे मैज़ीनी वाज बॉर्न इन 1807। कहाँ उनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी गियुसेप मैज़ीनी का जन्म 1807 में कहाँ हुआ। ट्यूरिन, रोम, जेनोआ या एटलांटा। तो दोस्तों, जेनोआ एक जगह यूरोप में जहाँ पर गियोसेप्पे मैज़ीनी का जन्म हुआ था 1807 में। और दोस्तों, रोम जो है वो एक देश की राजधानी भी है। क्या आप मुझे वो बता सकते हैं। आपको इसको कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं। गियोसेप्पे मैज़ीनी फाउंडेड द सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम्ड यंग यूरोप इन। गियोसेप मैज़ीनी ने किस वर्ष यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत सोसाइटी की स्थापना की थी, कहाँ की थी।
मार्सिलेज में, बर्न में, वियना में या ब्रसल्स में? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा बर्न। तो दोस्तों मार्सिलेज में उन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी, और जो बर्न थे वहाँ पे उन्होंने यंग यूरोप की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बर्न, आपको याद रखना है। आज का आखिरी प्रश्न, द आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड डैश ऐसा फीमेल फिगर। फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने डैश को एक महिला व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया था। सोशलिज्म, लिबर्टी, ऑटोक्रेसी या नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों लिबर्टी के ऊपर मार्सिलेस और जर्मेनिया जैसी लेडीज़ हमारे सामने आई थी। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। ज्ञान बांटने से क्योंकि बढ़ता है।